सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागड़ी, राम राम साहब। सभी का अल्टीमेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। एक चीज कही जाती है, डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। कुछ वैसी ही सिचुएशन देवभूमि उत्तराखंड में हुई। इतने रोहिंग्यास, बांग्लादेशीज, यहाँ मजार वहां मजार, ये वो, गाय नहीं छोड़ेंगे, भैंस नहीं छोड़ेंगे, बच्चियां नहीं छोड़ेंगे, काटना नहीं छोड़ेंगे। इतना अति का अति कर दिया था कि फाइनली, जिसको बोलते हैं ना, द हिंदूज हैव बीन कॉर्नर्ड टू सच अ कॉर्नर, कि उन्होंने कहा बहुत हो गया और पलट के एक झापड़ मारा है। गंगा जल से पवित्र करने वाली नौबत आ गई है। और इस मुद्दे पे, इस ज्वलंत मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं अविनाश पीएन शर्मा सर। हमारे फेवरेट गेस्ट हैं, कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर का चैनल है प्रारंभ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट चैनल आल्सो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। गायत्री जी नमस्कार। अवनीश का आपको नमस्कार, अविनाश का नहीं। सर मैं वो अवनीश, ठीक है सर, अब गलती नहीं होगी। जी सर। जी सर, धामी जी ने धूम मचा दी है। हिंदुओं ने कहा कि अब देवभूमि को हम गंगा जल की तरह पवित्र कर देंगे। कुछ ऐसा ही सेंटिमेंट इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है, क्योंकि अति की अति हो गई, जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया। कहा जाता है बुद्धिस्ट भी इतनी पीसफुल है कि कभी किसी जीव जंतु को भी तकलीफ नहीं देते हैं। तो फाइनली विराटों को आना पड़ा जब अति हो गई थी। तो कुछ वैसी सिचुएशन, कुछ वैसे ही बॉइलिंग हॉटपॉट बन गया है उत्तराखंड, और गंगा जल से पवित्र करने की तैयारी चल रही है। जी सर। गायत्री जी, आपने कहा ना कि इतना ज्यादा अति हो गई। कहां अति कहां हुई? बल्कि मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि वो तथाकथित जितने प्रगतिशील लोग हैं वो हमेशा किस बात की बात करते हैं? वैज्ञानिकता की, साइंटिफिक अप्रोच। तो आज जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में, दरअसल वहां का समाज वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहा है। किस वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहा है? फिजिक्स का एक नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया। एक्शन, उसका रिएक्शन होता है। तो ये जो कुछ भी होती आई क्रियाओं का प्रतिक्रिया जो इस समय आपको सामने दिख रही है, तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि उत्तराखंड का समाज और उत्तराखंड का बहुसंख्यक समाज वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहा है, जिसका कि तमाम पाखंडी शुद्धतावादी और उनके गिरोह जब तब, चाहे वो हमारे कामरेड मित्र रहे हों और चाहे जितने भी सो कॉल्ड शुद्धतावादी लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अरे अरे फलाना त्योहार क्यों मना रहे हो, ओहो करवा चौथ, ये सब तो अवैज्ञानिकता है। तो साहब, इस समय उत्तराखंड का समाज, उत्तराखंड का बहुसंख्यक समाज, उत्तराखंड का हिंदू, उत्तराखंड का राष्ट्रवादी, उत्तराखंडी वैज्ञानिकता की तरफ जा रहा है। आइए, उसकी प्रतिक्रिया है आपके किए हुए क्रियाओं की। और जब जितना ऊंचा आपकी क्रियात्मक इस गतिविधि, उतना ही ऊंचा प्रतिक्रिया। तो ये सामने आई, ये बिल्कुल सहज है, इसमें कुछ भी असहज नहीं है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोगों को आश्चर्यचकित करे, बिल्कुल नहीं। अगर जिसको बहुत आश्चर्य हो रहा हो, जिसको बड़ा दुख हो रहा हो, जो बड़ा हैरानी में आ गया हो, जो जाके एक बार फिर से इंटॉलरेंसी की पन्ने निकाल रहा हो अपनी डायरियों में से, गुलाब के फूलों की तरह जो तह में रखा जाता है, अगर वैसा प्रेम फिर से जाग रहा हो ना, तो उसको कक्षा 2 का फिजिक्स पढ़ लेना चाहिए कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। और इसलिए सैल्यूट है, सैल्यूट करूंगा मैं उत्तराखंडियों को, उत्तराखंडी लोगों को, जो अपनी जमीन, अपने संस्कृति और अपने धर्म को लेके एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक सोच पर चल चुके हैं कि तुम्हारी हर क्रिया का हम प्रतिक्रिया देंगे। और आप सोचिए, इस देश का बहुसंख्यक समाज अभी प्रतिक्रिया दे रहा है, रिएक्शन कर रहा है। यही उसकी सहिष्णुता है, यही उसकी टॉलरेंसी है कि वो कभी क्रियावादी नहीं होता, वो आगे बढ़ के किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा ना कि जब अति हो जाएगी तो कुछ भी होगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है प्राकृतिक हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, 100% शुद्ध, सही और गर्व से भर देने वाला हो रहा है। जी सर, अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैंने एक वीडियो चलाई थी जहां पर मजार गिराई जा रही थी पूरे उत्तराखंड में। मेरी ख्याल से शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां मजारें नहीं बनाई होंगी। 400 से ऊपर मजार अभी पिछले 1 महीने के अंदर गिराई गई हैं। जी सर। देखिए, मेरी जो 12वीं की शिक्षा है ना, वो तब के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड में हुई है। मैं उन्हीं बाजपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, नानकमता,
हल्द्वानी, पंतनगर, भवाली, भीमताल, उन्हीं जगहों पे घूमा हूं, उन्हीं जगहों पे पढ़ा हूं। मैंने तो इतनी मज़ारें नहीं देखी थी। क्या तब भारत में इस्लाम नहीं आया था क्या? ये कब की बात है? अरे ये 90 दशक की शुरुआती बात है, या कह लीजिए, मैं अपनी उम्र छुपा रहा हूं, 80 का जो दशक था उसके आखिरी सालों की बात है, 87-88 की मैं बात कर रहा हूं आपसे। क्या 1987-88 से पहले या 87-88 में भारत में इस्लाम नहीं आया था? मैंने तो नहीं देखी। मैंने उसी हल्द्वानी में इतनी मस्जिदें नहीं देखी, इतनी मज़ारें नहीं देखी। मैंने उसी बाजपुर में, उसी किच्चा में, उसी सितारगंज में, उसी उधम सिंह नगर में, उसी नैनीताल में तो नहीं देखी। नैनीताल में नैना देवी मंदिर के ठीक सामने, स्टेडियम के ठीक सामने एक छोटी सी मजार नुमा मस्जिद मैंने देखी, जो कि आज 5 स्टार मस्जिद है। बिना मतलब के, बिना किसी तीज त्योहार के वहां हमेशा लाइटें जलती रहती हैं। किस लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं यहां हूं और पूरी मजबूती से हूं, फैलता जा रहा हूं, विस्तारवादी हूं। क्या उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों का फायदा उठाया जाएगा, जहां से सड़क चलते हुए 200 मीटर पहाड़ के ठीक पीछे कुछ दिखाई ना देता हो? जहां कुछ दिखाई नहीं देगा या जहां पर कोई देखने वाला नहीं होगा, तो वहां पर आप एक हरी चादर पहन ओढ़ के सो जाएंगे? ये तरीका है आपके विस्तारवाद का। और उस देवभूमि पर आप ऐसा कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आपने वीडियोस तमाम देखे होंगे, आप चला रही होंगी वीडियो, दर्शकों ने भी देखा होगा। आपके जितने वीडियोस आ रहे हैं उनमें पूछा जा रहा है, एक जो एजेंडा परोसा जाता है ना, कि अरे अरे आपकी तो दुकान उजड़ गई, अब आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे? 10 में से 9.5 वीडियो में जो पता बताया जा रहा है, जो बात निकल के आ रही है, जी हम सहारनपुर चले जाएंगे, हम धामपुर चले जाएंगे, हम बिजनौर चले जाएंगे, हम रामपुर चले जाएंगे, हम मुरादाबाद चले जाएंगे। मैं यही कहता हूं, ये कोई नेटिव लोग नहीं थे। ये अपने विस्तारवादी एजेंडे के तहत, अपनी उसी जिहादी मानसिकता के तहत धीरे धीरे प्लान्ड तरीके से इन जगहों पर आके देवभूमि पर बसे हुए थे। और सिर्फ बसे ही नहीं हुए थे, बल्कि लव जिहाद जैसे घृणित कांड, जो कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे थे, लैंड जिहाद अलग से इनका चला। एक साथ आप सोचिए कितने मल्टीपल फ्रंट आप इन्होंने खोल रखे हैं। और ऐसे में ये वीडियो तभी का है क्योंकि एक नाबालिग बच्ची को एक शांति प्रिय लेकर रवाना हो गए। तो देवभूमि के मैं सलाम तो नहीं, इन लोगों के प्रति नमन करती हूँ कि इन्होंने स्टेप उठाया। नाबालिग और ऊपर से शांति प्रिय। तो इन्होंने कहा कि जितने शांति प्रिय इनकी दुकानों को थोड़ा सा रंग देते हैं बराबर से, कि अगली बार ये करने से पहले सोचें। तो ये जैसा आपने कहा, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है सर, कल 2 बड़ी घटनाएं आई हैं जिसकी वजह से मेरा मन बहुत विचलित हो गया। जानवरों के साथ कौन करता है? एक वो जिसका मैंने अभी आपको दिखाया मुंडन किया हुआ फोटो, और दूसरा लड़के का शरीर छिन्न भिन्न करके अपने घर के पीछे जो जैसे छोटे छोटे फाउंटेन्स होते हैं पहाड़ों में, झरने होते हैं, उसमें फेंक दिया। 8 पीसेस में किया गया उस हिंदू बच्चे को, 8 पीसेस में। जी, इसमें फिर मैं कहूंगा कुछ भी चौंकाने वाला नहीं। आप ये बताइए, सनातन पद्धति में जो बालक का सबसे पहला संस्कार होता है वो क्या होता है? छठी और उसके जन्म के बाद जो पहला संस्कार होता है वो क्या होता है आपके यहाँ या हमारे यहाँ? मुंडन होता है। उस मुंडन में क्या किया जाता है? कहीं 3 साल में होता है, कहीं 5 साल में होता है, लगभग यही इसी तरह का चलन है। उसमें क्या किया जाता है? किसी पवित्र, किसी देव स्थान पर पूरे हिंदू रिचुअल के साथ, पूरे सनातनी रिचुअल के साथ उस बालक का पहला मुंडन संस्कार किया जाता है, जिसमें एक नाई उस तरह के साथ बड़े सलीके से उस छोटे बच्चे के बाल उतार देता है। और सारे लोग गाना गाते हैं, भोज होता है, भात होता है, और सब लोग मंगल मंगल की कामना करते हैं। जो बड़ी बूढ़ी माँ होती है वो सबसे पहले क्या करती है? दही और हल्दी का एक लेप लगा देती है। वो क्या होता है कि अरे अरे, अगर कहीं उस तरह भी हल्का सा लगा होगा तो हमारे बाबू को ये एंटीसेप्टिक, जो नेचुरल हमारे यहाँ एंटीसेप्टिक है, दही और हल्दी का मिश्रण, उसको लगा दिया जाता है। यानी उसके कष्ट को लेकर इतना ज्यादा चिंता। अब जरा दूसरी तरफ चलिए, उनके यहाँ बालक के जन्म के बाद पहला संस्कार क्या होता है? पहला संस्कार होता है मैडम खतना।
और खतने में क्या होता है, उस तरह से जहां आपके कोमल बालक के बाल उतारे जाते हैं, उसमें भी ये परवाह और पूरा ध्यान रखा जाता है कि तनिक भी उसको कष्ट न हो, कहीं कोई कट न लग जाए। वहां पर एक बिल्कुल होश में खेलते खाते बच्चे को उसके उस मजहब में शामिल करने की पहला रिचुअल जो होता है, वो उसके शरीर के एक अंग विशेष के स्किन को बिल्कुल सामने उतार दिया जाता है, खून आता है। ये फर्क है, ये फर्क है बहुसंख्यक में, सनातनी पद्धति में और उनके यहां। उनकी शुरुआत ही इस्लाम में शामिल होने की खून से होती है। और यहां क्या है, टमाटर भी अगर तबीयत से काट दिया जाए और टमाटर से अगर लाल पानी टपक आए तो उसको देख के भी बहुत सारे लोगों को गश आ जाता है। ये दरअसल पूरी जो नर्सिंग है ना, उसकी ये प्रक्रिया है, उसमें ये सारा कुछ है। तो आप कह रही हैं 8 टुकड़े में, अरे कमाल की बात कर रही हैं, उसने 80 टुकड़े में क्यों नहीं काटा? क्योंकि उसके लिए तो वो प्रैक्टिस है, उसके लिए वो प्रैक्टिस है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सनातन वाले को भी तलवार लेके निकल जाना चाहिए और शुरू से ये सीखना चाहिए, लेकिन उसको कम से कम अपने संततियों को, अपने बच्चों को और खुद को इस लायक भी बना लेना चाहिए कि उसे टमाटर कटते हुए देख के घश ना आ जाए, चक्कर ना आ जाए, बेहोश ना हो जाए। वो अगर उसे कुछ कड़ी चीजें देखनी पड़े तो वो देखें, और इसके लिए जो कुछ भी हो रहा है उसको वेलकम करिए। और दूसरा, ये चीज कहीं ये अस्वाभाविक नहीं है, इसलिए ये कहीं अस्वाभाविक नहीं है, इसलिए ये नियोजित नहीं है, ये प्लान्ड नहीं है, ये सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है। आईपीसी तो अपना काम करेगी, जिसने 8 टुकड़े में काटा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा दर्ज करेगी, जो किसी लड़की को भगा के ले गया उसके खिलाफ जो है, अगर लव जिहाद का कानून है तो उसमें वो केस होगा, और नहीं है तो आईपीसी में अपहरण का केस होगा। अगर वो नाबालिग है तो पॉक्सो लगेगा, वो तो तमाम चीजें होंगी। लेकिन समाज क्या करेगा? समाज वही करेगा, और पूरे समाज को वही करना चाहिए जो आज उत्तराखंड की जमीन पर उत्तराखंड के लोग अपने धर्म, अपने समाज, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपने पहाड़, अपनी देवभूमि को बचाने के लिए कर रहे हैं। समाज अब जाग गया है और अब कोई विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। पहले तुमने क्रियाएं की हैं और हर तरह की क्रियाएं की हैं, जिसका की प्रतिक्रिया अब दिखाई दे रहा है। रही बात सरकार के काम करने की, तो धामी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चलिए ठीक है, कोई भी सरकार हो, लेकिन अगर अवैध सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से मस्जिदें बनी हुई हैं, मजार बने हुए हैं, लैंड जिहाद हो रहा है, कब्जे, मैं कहता हूं चलिए एक बार लैंड जिहाद की भी बात हटा देते हैं, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, मैं ये कहता हूं अवैध कब्जे। अगर कहीं कोई नाली भी बना लेता है तो अवैध अगर बना लेता है तो नाली तोड़ देते हो, नहीं तोड़ देते हो? अगर कोई एक गरीब अपना एक खोखा एक गुमटी भी लगा के अपना जीवन यापन करता है, और अगर वो अतिक्रमण के दायरे में आता है तो बुलडोजर चलाने में शर्म आती है? नहीं आती है ना। तो फिर इस पर शर्म क्यों? ये कौन सी, ये मैं फिर कहूंगा, ये कौन सा कल्चर है भाई कि जहां देखो वहां एक हरी चादर आपने लिया और ओढ़ के सो गए। आप रेलवे लाइन के बीच में सो गए तो आप रेलवे वाले पीर हो गए, आप फ्लाईओवर पर सो गए तो आप पुल वाले पीर हो गए। इसका क्या मतलब है? अब तो डर लगने लगा है कि आपने किसी को अगर आश्रय दे दिया, आपके बरामदे में सो गया, उसने हरी चादर परमानेंट ओढ़ ली, अगले दिन एक वहां पर गुल्लक रख दिया जाएगा, और उसके बाद एक वहां पर आदमी नियुक्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर उर्स होगा, फिर आप कव्वाली गाते रहिए। इसी से चीता है, इसी से चेता है उत्तराखंड का समाज। और लगातार जब आप किसी को चोटिल करते रहेंगे तो इसी तरह से समाज खुद के लिए खड़ा होगा। सरकारें कभी किसी के लिए खड़ा हूं इसका इंतजार नहीं करता एक जिंदा समाज। अगर इंतजार करता तो इतने तमाम सालों से, इतने आक्रांताओं के बाद, तब कोई चुनाव नहीं हुआ करता था। जो राजा था वो राजा था। तब नरेंद्र मोदी नहीं थे कि उनको हर 5 साल बाद वोट देके जनता चुनती रही थी। लेकिन वो समाज आज भी खड़ा है ना, आज इस लायक है ना कि 5 साल के लिए अपने लिए एक सरकार चुनता है। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही सारे के सारे वोटर पैदा हुए हैं और सारा का सारा समाज पैदा हुआ है। इसलिए समाज अगर कहीं खड़ा हो रहा है तो न इसके लिए किसी सरकार को क्रेडिट दूंगा मैं, और न ही किसी सरकार के उकसाए जाने की बात स्वीकार करूंगा मैं। अगर उनको क्रेडिट नहीं दूंगा तो मैं उनको डिस्क्रेडिट भी नहीं दूंगा। जी
सर ये देखिए, ये आज का है, ये 15 जून 2023। गजवाए हिंद की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। पुरोला महापंचायत पर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक का से आगे मैं बोल नहीं सकती, यूट्यूब का आपको पता ही एल्गोरिथम। ये ठीक देखिए, है। ये आज का है। तो जब तुमने कि बोलते हैं ना धक्का देना शुरू किया, आपने ले जाके बंदे को कोने में कर दिया, तो वो बंदा पलट कर एक थप्पड़ तो मारे गई। और जो हिंदुओं ने करना शुरू किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन उत्तराखंड। क्योंकि ये हमारे, वैसे भी ये हमारे कहाँ है सर? अगर हम लॉजिकली बात करें, हमारे मुसलमान थोड़े ना है, ये इस भारत के मुसलमान थोड़े ना है जो यहाँ पे देवभूमि में है। ये तो रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज हैं। ये तो भाग भाग कर आए हैं, इनको एक एजेंडे के तहत लाया जा रहा है, इनको वहां एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि भाई वोट भी मिलेगा, और मजहब के प्रति जो इनकी आसमानी किताब है उसके तरफ इनकी जो है, जो कमिटमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल। ये तो हमारी है नहीं, और ये आज की न्यूज है। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। लुक एट द, कितनी ओपननेस के साथ, कितनी ब्रेवनेस के साथ, कितनी बदतमीजी के साथ ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरुआत होगी। जरा शुरू करके तो देखो। अभी तो 10% हिंदू नहीं जागे, आपका 90% पॉपुलेशन इस काम में लगा हुआ है, अभी 10% ने रिएक्ट करना शुरू नहीं किया। जी सर। जी। कुल मिला के इसके अलावा सर, ये तो एक हिस्सा हो गया। इसके अलावा भी धामी जी इस वक्त पूरे फुल फ्लेजेड, आजकल वो काफी इंस्पायर्ड है लगता है योगी जी से, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम एक साइड हो जाती है, बट मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से इस वक्त वो डेवलपमेंट में भी पूरी तरीके से लगे हुए। दिस जस्ट वन एग्जाम्पल। रोपवेज हो गया, हाईवेज हो गया, ही इज ऑन लाइन ऑफ योगी आदित्यनाथ एंड हेमंत बिस्वा शर्मा। डेवलपमेंट प्लस साथ के साथ सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जी सर, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, ऐसा है ना कि बुलडोजर तो सबसे पहले चला था हेमंत विश्व शर्मा के असम से। उसने बुलडोजर चला असम से, चलते चलते जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचा तो उस बुलडोजर ने ख्याति कमाई। और अब वो बुलडोजर उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इतनी ख्याति पा चुका है कि अब वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है। मैदानों से मन भर गया उसका। बोले कितनी समतल जमीन पर चलेंगे, जरा और मेहनत कराओ। वो होता है ना कि कोई भी जब जिम जाता है तो पहले 5 किलो वेट उठाता है, फिर 10 किलो उठाता है, फिर 15 उठाता है, फिर 20 उठाता है। तो अब बुलडोजर पहाड़ों की तरफ है और उस देवभूमि की तरफ है। तो ये होता है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं, तो ये तो कुछ उसका भी है। दूसरा, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कम दोष नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने छोटे राज्यों की अवधारणा के तहत उत्तर प्रदेश से बंटवारा करके उत्तराखंड को जन्म दिया। लेकिन आप वहां देखिए ना, जो मानसिकता उत्तर प्रदेश में थी लगभग वही मानसिकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तो था उत्तराखंड। तो 2017 से पहले क्या कोई सोच सकता था कि एक 5 साल की इतने प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रवादी पार्टी, या जो हिंदू हितों की बात करती है, जो सनातन की संस्कृति को बचाने और संवर्धित करने की बात करती है, उसका शासन आएगा इस क्लियर मेजोरिटी के साथ? लेकिन आया। फिर उस उत्तर प्रदेश ने उस 5 साल को इस तरीके से एंजॉय किया, फील किया, महसूस किया कि उसे डेवलपमेंट के साथ फील ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, महिलाओं की सिक्योरिटी मिल रही है। और क्या चाहिए किसी को? इस देश का बहुसंख्यक खुद कमाता है, खुद खाता है। किसी की अवैध जमीन पर चादर बिछा के वो चमनिया अठोनिया नहीं बटोरता। मदरसों से बाहर से फंडिंग लाके वो अपने लिए अय्याशियों का सामान नहीं जुटाता, वो मेहनत करके खाता है। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि नहीं, ये तो सब कुछ मिल रहा है, तो फिर उसने 35 साल के बाद एक बार फिर 2000 उसके बाद योगी आदित्यनाथ को रिपीट किया। उत्तराखंड में भी ये समस्या चल रही थी, शुरुआत से चल रही थी। इसके पहले की जो सरकार थी उसमें आपने मुख्यमंत्री का आना, फिर मुख्यमंत्री का बदला जाना, ये सब तमाम देखा। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नड्डा की नई भाजपा ने एक काम किया, इन्होंने एक मिशन उठा रखा है। आप दक्षिण में भी देखेंगी, नए चेहरों को, नई लीडरशिप को, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसी लीडरशिप को लगातार उभारा जा रहा है। मैं दक्षिण का उदाहरण आपको पता है, आप चाहे कर्नाटका का उदाहरण ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु का उदाहरण ले लीजिए, उधर अन्नामलाई हैं और तमाम लोग हैं। इसी तरह आप हेमंत बिश्व शर्मा के साथ अगर आप देखिए तो मेघालय में देखिए तेनजिन एमना है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ा रही है सरकार। इसी वो भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी बिल्कुल एक नए व्यक्ति जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा रहा, जो कि पहाड़ी राज्य का होते हुए भी पहाड़ की तराई से ताल्लुक रखता है, किछा से आते हैं, मूल रूप से किछा से आते हैं धामी। तो ऐसे व्यक्ति को न सिर्फ पार्टी ने विश्वास
अपना उनके ऊपर रखा, बल्कि उनको फ्लरिश होने का पूरा समय दिया। और यही वजह है कि आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको धामी सरकार और उनके सरकार का काम दिख रहा है। और होता है ना कि जब मौसम अच्छा होता है तो आप घर से निकलते हैं कि 100-150 मीटर टहल लेंगे, फिर अगर मौसम बहुत अच्छा हो, आसपास वातावरण बड़े अच्छे हों, सुंदर दृश्य दिखाई देते हों, कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, तो फिर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर टहल के चले आते हैं। तो यही सारा कुछ वहां की सरकार के रहते हुए वहां के समाज में और उत्तराखंड के लोगों में और उनके एक्शन के प्रति किए गए रिएक्शंस में देखने को मिल रहा है। यहां एक बार फिर रिपीट कर दूं, ऐसे वे तमाम पाखंडी शुद्धतावादी जो इस समय इंटॉलरेंसी अपने किताबों में दबी इंटॉलरेंसी के फूल अगर निकालने की सोच रहे हो, तो उनको सबसे पहले ये ध्यान कर लेना चाहिए कि तुमने जो बोया है उस लहलाती फसल पर अब असली मालिक की नजर पड़ी है और वो अब जागा है। तो देखो, खेती तो वही काट के ले जाएगा, उपभोग तो वही करेगा, और तुम जहां थे वहीं रहोगे। इसलिए, और एक चीज कहा जाता है ना पहाड़ों में, हमेशा पहाड़ों में राइट और लेफ्ट बहुत कम कहा जाता है। या दिशाएं जब पहाड़ों में बताई जाती है ना, तो ऊपर को नीचे को बताई जाती है। अगर आप नैनीताल में रहेंगे तो कोई अल्मोड़ा से आ रहा है तो ये नहीं कहेगा कि मैं उधर दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा हूं या पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा हूं। वो हमेशा बोलेगा कहां से आ रहा हूं, बोलो ऊपर से नीचे को आ रहा हूं। नीचे वाला जो है वो अपने से ऊपर को बोलेगा कहां, नीचे से ऊपर को जा रहा हूं। तो तुम्हें अब उन पहाड़ों ने और उस पहाड़ी जनता ने, उत्तराखंड देवभूमि की जनता ने, तुम गलती से चढ़ तो गए थे कुछ ऊपर, अब तुम्हें नीचे लाने की लिए वो पूरी तरह संकल्पबद्ध है। न सिर्फ संकल्पबद्ध है, एक कहावत को भी गलत साबित करने पर आ गया है समाज। एक कहावत पहाड़ियों में हमेशा कही जाती है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आता। तो अब उसी पहाड़ में पहाड़ी लोगों की, उत्तराखंड के लोगों के आंख का पानी वापस आया है, उनकी चेतना का पानी भी वापस आया है, और वो पूरी जवानी के साथ, चाहे वो अपनी उम्र में और चाहे अपने एक्शंस में, वो तुम्हें दिख रहे हैं और सामने इसी तरह दिखते रहेंगे। और ये कहावत कहीं झूठी न पड़ जाए कि अब तो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, ये दोनों पहाड़ के काम आ रहा है। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और इस वक्त सच्ची में जो पहाड़ों के हालात हैं, स्पेशली उत्तराखंड में, बहुत खराब हो रहे थे। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि एक तो ऑब्वियसली सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस किया, जो शांति प्रिय समुदाय की देन है, और दूसरा डेफिनेटली जो डेवलपमेंट का इशू था, जिसको भी धामी जी काफी अच्छे से एड्रेस करें। एंड सर, इट इज रियली नाइस टू हैव सम न्यू फेसेस जो नई एनर्जी के साथ, नई एंथुजियाज्म के साथ अपने आप को प्रूव करने में, एक कंपटीशन भी लगता है, वो कंस्ट्रक्टिव हेल्दी कंपटीशन है और अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि कंपटीशन है ना। वैसे होता है कि अच्छा चल भाई कुछ तो करना ही है चीफ मिनिस्टर, पर एक होता है कि वो परफॉर्म कर रहा है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर, देयर इज अ पब्लिक प्रेशर टू परफॉर्म। एंड इट इज गुड कि बीजेपी में इतने नए फेसेस आ रहे हैं जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं। सो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। पर देवभूमि के भाई जी सर, देखिए, ऐसा है, इस देश में राष्ट्रपिता हुए हैं ना, क्या आपको पता है कि इस देश में एक राष्ट्र बालक भी हैं? सर, राष्ट्रपिता और राष्ट्र बालक जी सर, राहुल गांधी जी सर, 50 साल के युवा नेता मेरे हिसाब से जी। 52 साल के। कभी रमेश चन्नीथला यूथ कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा आई। मैंने अपने पिताजी से पूछा, उस समय गूगल नहीं था, हर हाथ में मोबाइल नहीं था कि हम जान लें रमेश चन्नीथला की करंट एज क्या है या विकिपीडिया बता दे। तो मैंने अपने पापा से पूछा, पिताजी से पूछा, हमने कहा ये यंग तो दिखते नहीं, यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो पिताजी हमारे बड़े राजनीतिक रूप से बड़े गवर्नमेंट अफसर थे, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये 55 साल के। तो कांग्रेस में बहुत पुरानी परंपरा रही है, 55 साल के युवा सम्राट, एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र बालक के पदवी को लगातार सुशोभित कर रहा है और यहां से लेकर अमेरिका और न जाने कहां कहां घूम घूम के भारत को बदनाम कर रहा है। वो उसको बार बार, जैसे आप देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, घर में घूमता है ना, अचानक गिर जाता है, जो बिल्कुल अब पहिया पहिया चलना सीखना, तो घर वाले सारे क्या कहते हैं, उठ जाओ, मेरा बच्चा चलेगा, मेरा बच्चा चलेगा।
कितने सालों से राहुल गांधी के साथ यही हो रहा है। लेकिन नई भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने नए पौधों को न सिर्फ बरगद बनाने का प्रण लिया है और करके दिखा रही है, ताकि ऐसा बरगद जिसके नीचे लोगों को छांव मिले, वो चाहे विकास की छांव हो, चाहे आर्थिक प्रगति की छांव हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की छांव हो, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने की छांव हो, और चाहे अपने धर्म अपनी संस्कृति पर अभिमान घमंड करने की छांव। जी।